तो हेलो एवरीवन, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, वेक्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ाई हुआ क्वांटिटीज़ के बारे में, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। सबसे पहला स्केलर एंड दूसरा वेक्टर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है कि स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटीज के पास। और वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करती है। ये कौन सा लॉ होता है, क्या होता है इस लॉ में, ये मैं आपको आगे बताऊं। अभी फिलहाल ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है वेक्टर के बारे में। और वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये दोनों क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम दो तरीके पढ़ेंगे। पहला है डायग्राम वाला। तो अब हम इसमें डायग्राम से समझेंगे कि ये वेक्टर कैसा है। तो वेक्टर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें पीछे ऐसे कर कर ये उसका इनिशियल पॉइंट होता है और ये फाइनल। ये उसकी टेल होती है, ये हेड होता है। ये हेड जो है डायरेक्शन बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये था डायग्राम वाला तरीका। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। तो जैसे मान लो दिया गया है कोई वेक्टर है, वेक्टर p। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, p और ऊपर इसके कैसा एरो बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम फोर्स लें, तो फोर्स आपको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर की फॉर्म में, तो ये फोर्स वेक्टर ऐसे बनेगा, मतलब उसके ऊपर वो लग जाएगा एरो। तो ऐसे जो है वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड क्यू सच दैट पी वेक्टर जो है वो 20 न्यूटन अलॉन्ग ईस्ट है और क्यू वेक्टर 40 न्यूटन अलॉन्ग साउथ है। तो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो पी वेक्टर जो है वो 20 न्यूटन अलॉन्ग ईस्ट है, मतलब कि वो इतना होगा 20 न्यूटन। ये पी वेक्टर हो गया। और अब क्यू वेक्टर बोला है 40 न्यूटन अलॉन्ग साउथ, तो उसको नीचे 40 न्यूटन बना दो। 40 न्यूटन ये रिप्रेजेंट हो गया। तो एक और क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 20 न्यूटन अलॉन्ग ईस्ट ऑफ नॉर्थ एस पी। और इसमें एक और चीज़ देनी चाहिए थी, एंगल। तो एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री। 37 डिग्री एंगल पर 20 न्यूटन है अलॉन्ग ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट के बारे में बात करनी है, तो और आपको बनाने की जरूरत ही नहीं। ईस्ट और ये नॉर्थ, ओके। तो वो कह रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ से ईस्ट। तो नॉर्थ की तरफ से ईस्ट यानी कि ये, तो ये आपको 37 डिग्री एंगल मानना पड़ेगा। और ऐसे कर कर ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप उसको समझना। तो ये हो गया 20 न्यूटन, इसको हम कह देंगे पी वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, मतलब कि नॉर्थ का ईस्ट पार्ट। तो नॉर्थ का ईस्ट पार्ट तो ऐसे जाएगा। अगर बोलता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट का नॉर्थ वाला पार्ट ऐसे जाता, ऐसे जाकर यहाँ पर बन जाएगा 20 न्यूटन। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर।
तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि इसमें दो वेक्टर्स को जब इक्वल बोला जाता है जब उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन और उनकी फिजिकल क्वांटिटी तीनों चीजें सेम हो, तब उस वेक्टर को इक्वल वेक्टर, उन दो वेक्टर्स को इक्वल बोला जाता है। तो जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, मान लो एक बॉक्स है m मास का, तो अब इस पर दो फोर्स लग रही हैं, दो वेक्टर की फॉर्म में, मतलब 20 न्यूटन 20 न्यूटन। ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, और एक r वेक्टर और लग रहा है इस पर उल्टी तरफ से, जो कि 15 न्यूटन का है। तो इसमें हम बोलेंगे कि p एंड q वेक्टर्स आर इक्वल। अब p एंड q वेक्टर्स को इक्वल क्यों बोला, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम है, फोर्स है। अब ये दोनों या इनमें से कोई भी इसके बराबर क्यों नहीं है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे p और r बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, फोर्स है, लेकिन दो चीज़ गलत है, तो मतलब कि ये इनके इक्वल नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इन दोनों के इक्वल r नहीं है, बट हाँ r p और q जो है वो इक्वल है, r इनसे अलग है। दैट्स इट। तो भाई अगला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल जब माने जाते हैं जब उन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक वेक्टर है वो इधर जा रहा है और सेम वही वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। तो हाँ, हम दोनों को बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि यार आपने सिंपल छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पैरेलल क्या होता है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल ऐसे। तो उन दोनों वेक्टर्स को ऐसे पैरेलल बोला जाएगा। और हाँ, एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। वो क्यों, क्योंकि सारे इक्वल वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो इस वजह से जो सारे इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल वेक्टर होंगे। मगर हाँ, सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, बट ये 20 न्यूटन का हो और ये 30 न्यूटन का हो फोर्स, तो कैसे बोल दोगे आप कि ये इक्वल वेक्टर है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है पैरेलल वेक्टर का। तो भाई हमारा थर्ड है एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये ऐसा होता है, मान लो कोई वेक्टर ऐसे है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका आपको कीवर्ड याद रखना है अपोजिट डायरेक्शन, और पैरेलल वेक्टर का सेम डायरेक्शन। बस इतनी सी बात है। मान लो ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, तो या p एंड q आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और क्या है, सेम है। अब भाई अपना चौथा वेक्टर आता है नेगेटिव वेक्टर। तो ये कैसे होता है, मान लो ये वेक्टर a है और मान लो ये वेक्टर b है, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कहेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर b, मीन्स दीज आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर। मगर हाँ, इसकी एक और बात है कि a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तो ये फिर नेगेटिव वेक्टर नहीं कहलाएगा ना, फिर ये जो है अपना एंटी पैरेलल वेक्टर की रेंज में आ जाएगा। ये डिफरेंस है, मेन दिक्कत रहती है लोगों को कि नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो उनमें यही डिफरेंस है कि नेगेटिव वेक्टर्स जो दो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट एंटी पैरेलल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अब भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का। तो भाई इस कॉन्सेप्ट से हम क्या मतलब हमें समझ में आता है कि मान लो एक वेक्टर है ऐसे और दूसरा वेक्टर है ऐसे, तो मान लो वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो a वेक्टर है ना, इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, a को चाहे b को भी हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। a को हम पैरेलली शिफ्ट करके
बी के हेड पर ले जा सकते हैं, मान लो ऐसे, ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया, बी को हम शिफ्ट करके ए के हेड पर ले जा सकते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि ये वेक्टर है मान लो, तो ये पैरेलली शिफ्ट हो सकता है, इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, या फिर नीचे आ जाएगा, बट ये इसका एंगल चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अगर ऐसा वेक्टर है तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये पैरेलली शिफ्ट करेगा, ये सीधा इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मगर ये कभी ऐसे से ऐसा नहीं होगा। मान लो ये वेक्टर है तो ये वेक्टर इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, साइड में, राइट, कहीं भी चले जाएगा, बट तो इसका एंगल नहीं बदल सकते। ये कॉन्सेप्ट है पैरेलल वेक्टर का। तो मतलब वेक्टर का उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे उसका एंगल बदल कर, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, उसका एंगल आप नहीं बदल सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। तो अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में। तो भाई दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो उसके कुछ रूल्स हैं। मान लो दो वेक्टर है, मान लो ए है, देखो मान लो एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए, ऐसे करके ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल ये है इनके बीच का एंगल। तो हमें क्या करना है, हमेशा या तो उनके हेड के बीच का एंगल निकालना है या तो उनके टेल के बीच का एंगल निकालना है। तो ये इन दोनों की टेल है, ये इन दोनों की टेल के बीच का जो एंगल है वो हमने निकाल लिया। अब मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर बी वेक्टर, तो ये एंगल हम निकालेंगे, दोनों के हेड के बीच का एंगल ऐसे हमें निकालना होता है। तो मान लो आपको अगर कोई दे दिया जाए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आपको अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो आप इसको इनके बीच का एंगल नहीं बोलोगे, नहीं ये नहीं होगा इनके बीच का एंगल। आप सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करोगे। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब है, मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसको पैरेलली पहले शिफ्ट कर लो, ये तो नहीं होगा इसके बीच का एंगल, तो आपको इसको पैरेलली शिफ्ट करना है। वो मैं ऐसे कर देता हूँ इनसे, क्या था, वेक्टर ए ऐसे था, वेक्टर बी ऐसे था, ठीक है। अब हम इसको ऐसे तो एंगल निकाल नहीं सकते, अब इसको सबसे पहले हमें पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। वो शिफ्ट हम ऐसे करेंगे, वेक्टर ए को तो ऐसे के ऐसे ही रहने दो। अब ये जो बी था इसको हम यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे, तो इनकी टेल से टेल मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम इनका वेक्टर का एंगल निकाल लेंगे। इस बी को हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बी यहाँ आ जाएगा। तो जब हमने इसका पैरेलली शिफ्ट कर लिया तो ये एंगल थीटा आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे कर कर हमें पैरेलली शिफ्ट करके एंगल निकालना है, हमेशा टेल के बीच में या फिर हेड के बीच में, वहीं से एंगल निकलेगा। ऐसा नहीं है किसी एक वेक्टर के हेड के बीच का, हेड और दूसरे वेक्टर के टेल, इन दोनों के बीच का आपने एंगल निकाल लिया, ऐसे एंगल नहीं निकलेगा, हमेशा टेल के पीछे या फिर हेड के बीच का एंगल निकलेगा। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो भाई देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर के मतलब कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, यानी कि एक लॉ है, एक तरीके से ट्रायंगुलर लॉ, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई देखो, ये रूल क्या कहता है कि मान लो कोई एक वेक्टर है, किसी एक वेक्टर का हेड किसी दूसरे वेक्टर की टेल से अगर मिल रहा है और वो ट्रायंगल्स की दो साइड बना रहा है, तो जो थर्ड साइड होगी वो उस वेक्टर का रिजल्टेंट होगी। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए का हेड और बी का टेल वहीं से शुरू हो रहा है, ए के हेड से, तो जो इनकी थर्ड साइड होगी इस ट्रायंगल, दो साइड है ये हेड और टेल वाली, तो अब जो थर्ड साइड होगी वो इनका रिजल्टेंट होगी। रिजल्टेंट में मतलब बताता हूँ, मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर रिजल्टेंट होगा इनका, ये इक्वेशन है इसकी। इसका मतलब है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो, अब ट्रायंगुलर लॉ पर एक क्वेश्चन है। अ मैन मूव्स 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड ऑल्सो एंगल थीटा। तो देखो यार, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मैन है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है और कितना चलता है, 4 मीटर चलता है ईस्ट में, देन वो नॉर्थ में चलता है 3 मीटर, ऊपर की तरफ 3 मीटर हो गया। तो मैंने अभी बताया था ट्रायंगुलर लॉ में कभी भी दो साइड देखें, हेड और टेल उनकी जोड़ रही हो, देन जो ये मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
और वही हमसे पूछा है, फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही हुई, पहले वो 4 मीटर चला फिर 3 मीटर चला, तो उसके बीच के फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो ये रिजल्टेंट हो गया। तो हमें ये बताना है और हमें ऑल्सो एंगल थीटा बताना है। अब ये वाला थीटा होता है, तो देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले अगर एंगल थीटा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम इससे कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी होता है। तो पी क्या है, 3/4। यहाँ से जो थीटा है वो 37 डिग्री आ गया, क्योंकि थीटा 37 पर 3/4 वैल्यू होती है। अब थीटा तो 37 आ गया। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना तो बहुत ईजी है, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब तो देखो, अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, रिजल्टेंट हो जाएगा 5। प्लस माइनस होगा बट माइनस माना नहीं जाएगा बिकॉज पॉजिटिव की तरफ है, तो आर जो है वो 5 मीटर आ जाएगा। यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हो, बाकी अगर आप थीटा लगा के करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो थीटा है तो इसको हम कौन सा होता है पी अपॉन एच, साइन थीटा साइन 37 होता है पी अपॉन एच, तो 3/r, यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी, निकाल लेना। साइन 37 क्या होता है, साइन 37 आपका होगा 3/5, 3/5 इक्वल्स टू 3/r, छतरी का चला बराबर 5 हो जाएगा, वही सेम आंसर। ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यार देखो, अभी जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था वो गलत हो गया थोड़ा, उसको आप स्क्वायरिंग करके नहीं कर सकते, आप उसको जो साइन थीटा वाला मैंने मेथड बताया था ना, आप उसको वैसे करो। और वो स्क्वायरिंग करने के बाद तो वो गलत है, वो वाला मेथड मत करना। आपको जो मैंने साइन थीटा करके बताया था ना कि साइन 37 इक्वल्स टू 3/r, आप उस तरीके से उसको सॉल्व करो, वो सही तरीका है। तो अब हम जो है, तो एक और फॉर्मूला है अल्फ़ा निकालने का, जो कि होता है tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं बस। अब मैं आपको बताऊंगा ये अल्फ़ा वगैरह किस चीज़ के बारे में, मैं भी आपको बताऊँ। तो अब देखो भाई, थीटा तो अपना वही है, ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो ऐसे नहीं होगा, बट आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल थीटा कैसे निकलता है। वो थीटा होगा ये आगे वाला, जब ये वेक्टर आगे पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला थीटा होगा, वो ये तो थीटा होगा, ये वो जो ऊपर अभी मैंने अल्फा बताया ना, ये इस अल्फा में। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं फाइंड द वैल्यू बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, तो अल्फा ऐसे निकलेगा, जो कि फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर बता ही दिए हैं। तो भाई अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपको रिजल्टेंट के ऊपर करा देता हूँ, बाकी अगला वेक्टर का पार्ट जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट के ऊपर ही है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसमें कह रहा है कि 2 वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन, यानी कि मान लो 2 वेक्टर हैं, उनका सेम मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और वो जो रिजल्टेंट दे रहे हैं वो है 10√3 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड। तो हमें बताना है एंगल उनके बीच का। तो देखो कुछ नहीं है, मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका हमें रिजल्टेंट पता है, ये दोनों 10 न्यूटन के हैं, रिजल्टेंट है 10√3 न्यूटन। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें बताना है एंगल बिटवीन वो, तो मतलब कि हमें थीटा बताना है, जो आगे वाला थीटा जो होता है, बस वो फॉर्मूला है एक, अभी पुट कर दो उसको, आर बराबर √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अभी जो आर है इसको 10√3 लिख दो, इक्वल्स टू √ओवर ए का स्क्वायर होता है 100, बी का स्क्वायर होता है 100, 10 स्क्वायर 200 हो जाएगा, 2 इंटू ए बी, अब ए इंटू बी कर दो, 10 × 10 100 इंटू 2 200 कॉस थीटा। अब जो रूट है ना इसको इधर भेज दो, स्क्वायर ही हो जाएगी, तो हो जाएगा 100 इंटू 3, तो 100 इंटू 300, तो हो जाएगा 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 200 कॉस थीटा।
जैसे इसको माइनस करो, यहाँ पर बचेगा 100, ये 200 यहाँ आ जाएगा अपॉन 200 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? देखो भाई, कॉस थीटा की वैल्यू कब हाफ होती है? 0, वो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 60 डिग्री का। तो जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है वो है 60 डिग्री। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। तो अब अगली वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट कवर करूँगा, जिसमें अभी हमें पैरेलल वेक्टर्स और बहुत कुछ पढ़ना है। अभी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर भी पढ़ना है, अभी जीरो यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।